सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारी जो यूनिट ऑफ लाइफ जिसे हम सेल कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड किस तरह के बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो भी एक्सप्लेन आप जान सकोगे। और जो मेन तो फोकस किया गया है कि जो के अंदर उसके अंदर प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक सेल, बेसिक ऑर्गेनेलिज, स्मॉल ऑर्गेनेलिज एक्सेट्रा को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, all organisms are composed of structural and functional unit of life called cells. The body of some organisms like bacteria, protozoans and some algae is made up of single cells. कुछ बैक्टीरिया जिसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जैसे कि एल्गे, अमेबा, प्रोटोजोआ, उन सब की बॉडीज मेड अप ऑफ सिंगल सेल्स, एक ही सेल से बनी होती है और एक ही सेल बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। ओके, एंड whereas the body of higher fungi, plants and animals are composed of many cells, means group of cells and a higher level of complex cells and structure से बनी होती है, जो कि higher plants है, higher organisms है। ओके, human body is built up of 1 trillion cells। ऐसा माना जाता है कि जो कि ह्यूमन की बॉडी है, वो अप्रोक्सीमेटली 1 ट्रिलियन सेल्स की बनी है। Cells vary in size and structure as they are specialized for different purposes। जैसे कि हमें पता है अपने स्ट्रक्चर और पोजीशन इन द बॉडी, उनके फंक्शन और बॉडी में कहाँ जगह वो प्रेजेंट है, वैसे सेल्स अपने आप को मॉडिफाई करते हैं अपने फंक्शन की रेफरेंस में। बट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल इज कॉमन टू ऑल बायोलॉजिकल सेल्स। बट जो बेसिक फंक्शंस है उनके, जो न्यूक्लियस होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो सभी बायोलॉजिकल सेल्स में कॉमन होते हैं। दिस चैप्टर डील्स विद द कॉमन टू ऑल टाइप ऑफ सेल। मतलब इस चैप्टर में जो सेल की बात कर रहे हैं वो सभी सेल के बेसिक डेफिनेशंस कह सकते हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, उसको ध्यान में रख के ये चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। ओके, सो वी विल लर्न अबाउट सेल डिवीजन, वी आल्सो लर्न अबाउट द सेल डिवीजन, किस तरह सेल डिवाइड करता है, किस तरह मल्टीप्लाई करता है, कौन से फेजेस, स्टेजेस होते हैं उसमें। ओके, तो आवर फर्स्ट टॉपिक इज सेल साइकिल एंड सेल थ्योरी। लैंडमार्क्स इन द स्टडी ऑफ सेल। ओके, जो स्टडी की सेल स्टडी स्टार्ट हुई वो फर्स्ट हुई थी 1665 में। 1665 जो कि रॉबर्ट हुक था। रॉबर्ट हुक उसने लेन की एक्सपेरिमेंट की हेल्प से न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ओके, सेल को डिस्कवर किया। व्हेन लुईस हुक इन्वेंट किया माइक्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल देखा और डिफाइन किया गया कि स्मॉल सेल, लैटिन सेल मीन्स स्मॉल रूट मीनिंग ऑफ सेल इन लैटिन, एंड in 1672 लुईस हुक जिसने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था, उसी ने कुछ बैक्टीरिया, स्पर्म्स, रेड ब्लड सेल को ऑब्जर्व किया और उसे भी वही सेम डेफिनेशन दी कि सेल से बने हैं वो लोग, जो ऑर्गेनिज्म उसने ऑब्जर्व किए थे वो सेल से बने हैं। फिर जाकर 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने, एक इंग्लिश में था वो, उसने कंक्लूड किया कि सेल की
सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेल की सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, तो नाउ आई एम हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पार्ट्स। एटम लुक एट अ माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक situated in the compartment made up of small compartments of cell electric room and inside the electric room from the enlistment of the and down the nucleus. Okay, now इन लोगों ने सेल को ऑब्जर्व किया, सेल को डिस्कवर किया। फिर जब 1838 में रॉबर्ट ब्राउन के ठीक 7 साल बाद स्क्लेडन एंड स्वान ने एक फॉर्मूलेटेड थियरी डिस्कवर बताई लोगों को कि उसे नाम दिया गया सेल थियरी। और दिस आर द पॉइंट्स इंक्लूडिंग सेल थियरी। सेल थियरी में उन लोगों ने कहा कि ऑर्गेनिजम्स आर कंपाउंड ऑफ सेल। ओके, सभी ऑर्गेनिजम्स सेल से बने हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और दूसरा पॉइंट था कि जो सेल है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। एंड थर्ड पॉइंट था कि सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल मींस जो सेल मरने वाले हैं या फिर मर गए हैं उन्हीं में से, या फिर एक सेल है उन्हीं में से दूसरा सेल भी डेवलप होता है। ये थी हमारी सेल थियरी जो कि स्क्लेडन एंड स्वान ने दी गई थी। सेल्स आर वेरी कंसिडरेबल इन शेप्स एंड साइज। नर्व सेल्स ऑफ एनिमल इज द लॉन्गेस्ट सेल अप टू 120। नर्व सेल लेंथ में सबसे लंबा सेल है क्योंकि 120 to 150 सेंटीमीटर होता है लंबा। एंड दे कैन have several centimeters in length. Muscles are elongated in cell shape. Eggs of ostrich is the largest cell, approx 75 mm. Largest cell है egg of ostrich जिसमें उसकी रेडियस है 75 mm. Okay. Some plants have thick wings. Some plants have thick walls. They are also wide variation number of. जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जो C4 प्लांट्स होते हैं उसमें क्यूटिकल की लेयर वो एडप्ट हुए होते हैं जिससे संकल स्टोमाटा एंड जो सेल है उसके वो थिक हो जाते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेशन ज़्यादा हो और ट्रांसपिरेशन कम हो। ओके, नाउ व्हेन डिफाइनिंग अ cell is defined as a unit of protoplasm. Cell is divided as a unit of protoplasm and possessing a nucleus. Okay, cell can be defined as a unit of protoplasm bound by a plasma. एक प्रोटोप्लाज्म है जो कि एम्प्टी स्पेस होती है सेल में एंड सेल मेम्ब्रेन उसके आउटर साइड सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बीच में प्रोटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है एंड पोजेसिंग अ न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस जिसे सेल डिफाइन किया गया। ओके, प्रोटोप्लाज्म इज अ लाइफ गिविंग सब्सटेंस एंड इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म है वो एक सेल गिविंग लाइफ गिविंग सब्सटेंस है जो कि यहाँ पर ये जो भी फ्लूइड या साइटोप्लाज्म कहते हैं वो एक सेल गिविंग फ्लूइड है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म हैज इन इट्स ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म में बाकी सभी ऑर्गेनेलिज साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। ओके, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट होती है। लार्ज वैक्यूल कंटेनिंग नॉन लिविंग इंक्लूजन्स लाइक क्रिस्टल्स एंड पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। The bacteria have neither defined cell organelles nor defined nucleus. Okay, जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरिया उसमें ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना ही सेल ऑर्गेनेल्स ना ही सेल
दिया गया प्रोकैरियोटिक्स, ओके। बट एवरी सेल हैज मेजर 3 कंपोनेंट, लेकिन जो कि 3 कंपोनेंट जो सभी सेल में सेम होते हैं वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड डीएनए। बैक्टीरिया में डीएनए ओपन घूमते हैं, मीन्स फ्री होते हैं, लेकिन बाकी सब ऑर्गेनिजम्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंडेड होता है, एंक्लोज बाउंडेड। There are basic types of two basic type of cells, prokaryotic and eukaryotic. Okay, so we are going to see the difference between them. जैसे कि हमें पता है, there are three basic substance, there are three basic components in the cell, that is plasma membrane, cytoplasm and DNA. Okay, on basis of that only, and many other points we are going to differentiate eukaryotic and prokaryotic. Eukaryotic means U means true and karyons mean nucleus, means eukaryotic can be defined as organisms having true nucleus, okay. Then prokaryotic cells means pro means early, primitive, and karyo means nucleus means primitive nucleus, means which not have well defined organelles and well defined nucleus. Now the first point in eukaryotic is nucleus distinct with well formed nuclear membrane, okay. In eukaryotic organisms में जो न्यूक्लियस होता है उसके आजू बाजू एक वेल डिफॉर्म्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो कि कई कामों में हेल्प करती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, ओके। तो याद रखो अभी तक कि न्यूक्लियस में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, लेकिन न्यूक्लियस जो कि प्रोकैरियोटिक होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता, एंड वी कांट से अ फिक्स्ड स्टेटमेंट अबाउट दैट कि वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, उसके फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर रहा है, ना कि हम कह सकते हैं वो जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में है या नहीं। This form a nuclear zone called nucleoid. Nuclear membrane is absent. Okay. In prokaryotic, nuclear membrane is absent, but some region around nucleus it is called nuclear zone or nucleoid, just for the naming. Now, double membrane cell organelles like chloroplast, mitochondria, Golgi nucleus, and single membrane called Golgi apparatus, lysosomes, endoplasmic reticulum are present. Means well defined organelles are present. Okay. But while talking about prokaryotic, we don't say जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीज ही होती है प्रोकैरियोटिक्स में, लाइक मेसोसोम्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीज है वो यहाँ पर एब्सेंट होती है। इसकी वजह से कहा गया है कि नॉट वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स एंड देयर आर वेरी लेस amount of single membrane bodies present like mesosomes which perform all the major functions. Okay. Now while talking about ribosomes factory part which produce ribosomes which produce proteins. Okay, proteins form करती है राइबोसोम, प्रोटीन फैक्ट्री हम कह सकते हैं कि सेल की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम है और वो स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल है। सेल की सबसे छोटी ऑर्गेनेल राइबोसोम है और जो कि यूकार्योटिक में वो 80S यूनिट है उसका 80S प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70S प्रेजेंट होती है। ओके, नाउ फोर्थ इज डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स इन द सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल वेल डिफाइंड है, सेल न्यूक्लियस के पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी वजह से न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और उसके बाद साइटोप्लाज्म इस तरह से दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट होते हैं। डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट इन द सेल इज साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। ओके, बोथ आर divided by this nuclear membrane. Okay, but in eukaryotic cells, in prokaryotic cells, there are no such type of compartment present. Okay, depending upon the species,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियस वेरीज टू मेंबर। जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, जो हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, जो हमारे कैरेक्टर्स क्रोमोसोम, जो हमारे कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर्स यानी फिर ट्रेट्स, ट्रेट्स को डिफाइन करता है। उसमें जब यूकार्योटिक की बात करें तब वो पर स्पीसीज के डिपेंड पे वो वेरी करते हैं। जैसे कि ह्यूमन में 46 होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं बर्ड्स की तो उनमें 23 होते हैं, 23 पेयर्स। ह्यूमन में 23 पेयर्स होते हैं, लेकिन बर्ड्स में 22 पेयर्स होते हैं। Then while talking about tortoise, they have almost 67 pairs of chromosome. Mosquito में 47 pairs of chromosome. Okay? So on species and different organism have different number of chromosome. But while talking about prokaryotes, जब हम prokaryotic cell की बात करते हैं तो उसमें सभी prokaryotic cells के chromosome एक ही होता है। There are only one chromosome per cell. एक सेल में एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। Okay? Each chromosome is linear with its two ends free. Each chromosome is linear with its two end free. ये क्रोमोसोम है, ऐसे डिफाइन किया जाता है क्रोमोसोम को। टू एंड्स फ्री, linear two ends free ऐसा स्ट्रक्चर होता है। The chromosome is circular and remain attached to the cell membrane at one point. लेकिन ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, यूकार्योटिक सेल में। कि जब हम बात करते हैं प्रोकार्योटिक की तो उसमें फ्रीली घूम रहा होता है क्रोमोसोम, जब और एक पॉइंट से वो सेल मेम्ब्रेन को अटैच होता है। ओके? Each chromosome has one linear double-stranded DNA complex with histone. Now histone is a basic protein. Histone is basic protein जो DNA को खुद के ऊपर रैप करके रखता है कुछ इस तरह। ओके? तो ये गोल यहाँ पर हिस्टोन है, हिस्टोन, और ये रैप हो रखा है वो DNA है। ओके? सो यहाँ पर कहा गया है that a chromosome was one linear double-stranded DNA complex with histones. Okay? तो ये DNA वो double-stranded होता है। The chromosome has single double-stranded circular DNA with non-associated with histone. That means prokaryotic cells में histones जैसे कोई प्रोटीन नहीं होते, वो सेल में फ्रीली ही घूम रहे होते हैं with one end attached to the cytoplasm. Each chromosome has one centromere that divides a chromosome into two arms. However, if centromere is terminal, the chromosome would have only one arm. Okay? जो हमारा क्रोमोसोम होता है ये वाला, उसमें बीच में सेंट्रोमियर होता है जो कि डिफाइनिंग कैरेक्टर है यूकार्योटिक सेल का। लेकिन क्रोमोसोम जब बात करें प्रोकार्योटिक सेल की तो सेंट्रोमर लैक होता है, सेंट्रोमर नहीं होता, इसलिए एक ही टाइप के एक ही लीनियर की क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ओके? तो ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बीच में न्यूक्लियस। लेकिन जब हम बात करें तो ये प्लांट प्रोकार्योटिक सेल है। प्रोकार्योटिक सेल में ये फ्री सर्कुलर डीएनए है जो कि अटैच्ड है साइटोप्लाज्म मींस सेल मेम्ब्रेन से, और बीच में न्यूक्लियस है जो कि वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें गोल्जी एपिथेलियम, साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। जिसमें प्रेजेंट होती है वो है जो कि ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। एंड साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट नहीं होती। ओके?
organelles such as ribosome, mitochondria, lysozyme, endoplasmic reticulum साइटोप्लाज्म में होता है यूकार्योटिक सेल में। लेकिन जब हम बात करें प्लांट सेल जिसमें होता है साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, फूड रिजर्वायर, कंटेन नॉन-लिविंग इंक्लूजन लाइक क्रिस्टल एंड पिगमेंट्स। ओके, पिगमेंट्स में आ गए हमने जो फोटोसिंथेसिस में पढ़े थे, क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन। ओके, क्लोरोफिल ए बी। बैक्टीरिया है नाइदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनिज nor formed together but every cell has major components. Okay, these are the major components we have studied. Let's move on. जो कि हमने एस पढ़ा था स्वेटबर्ग, जो कि राइबोसोम्स की यूनिट है। When the cell is fractionated or broken down into its component by rotating an ultracentrifugation at different speed, the ribosome of eukaryotic and prokaryotic sediments settle down at different speed. The coefficient of sedimentation is represented by Swedberg. Coefficient of sedimentation is represented by Swedberg unit is depicted by S. Okay, तो यहाँ पर डिटेल दी गई है क्यों S हमने यूनिट यूज की। The plant cell and animal cell also differ in several respects and given the table below. Okay, तो हमने जब यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक सेल की बात की तो यूकार्योटिक सेल में भी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल दो टाइप के डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट डिवीजन है, तो उन्हें भी हम स्टडी करेंगे। नाउ द प्लांट सेल की सेल वॉल को प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एक होती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। बट व्हाइल टॉकिंग अबाउट एनिमल सेल देयर आर नो सच सेल वॉल प्रेजेंट, ओनली सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। ओके, प्लांट की सेल में सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि सेलुलोज होती है, सेलुलोजिक होती है। लेकिन जब बात करें हम दूसरे प्लांट्स की जैसे कि एल्गे, वो भी प्लांट किंगडम में आता है, तो उनकी जो सेल वॉल है वो डिफरेंट कंपोनेंट की बनी होती है, बेसिकली सेलुलोज ही होता है। नाउ एनिमल सेल्स में नो सेल वॉल प्रेजेंट, आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। नाउ इन प्लांट्स हमने देखा कि बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है। वैक्यूल आर यूजुअली लार्ज, ओके, जनरली, लेकिन वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल्स में। ओके, इफ प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल। इफ प्रेजेंट कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल्स में, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं होते। आगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स क्या। गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ यूनिट डिक्टियोसोम्स। ओके, जो गोल्जी बॉडीज होते हैं एक्चुअल गोल्जी बॉडी जो एनिमल सेल्स में होते हैं वैसे नहीं होते, लेकिन वो थोड़ा मॉडिफाइड हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं डिक्टियोसोम्स। ओके, ये याद रखना है हमें कि प्लांट सेल में गोल्जी बॉडीज डिक्टियोसोम्स कहलाती है। नाउ फॉर द गोल्जी बॉडी वेल डेवलप्ड हैविंग टू सिस्टर। ओके, गोल्जी बॉडी वेल डेवलप्ड होती है जिसमें दो सिस्टर नहीं होती आगे बढ़ेगी। एंड सेल प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। सेंट्रियोल हमें उतना याद रखना है कि सेंट्रियोल सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो यहाँ पर दोनों का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। यहाँ पर प्लांट सेल है, यहाँ पर एनिमल सेल है। प्लांट सेल में बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल है, प्लांट सेल में बीच में एक बड़ा सा वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड क्लोरोप्लास्ट। बहुत बेसिक ऑर्गेनेल है प्लांट सेल के लिए, क्योंकि उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है हमने क्या पढ़ा था। क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में ग्रेना, ग्रेना में थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड में क्लोरोफिल एंड अदर पिगमेंट्स व्हिच एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रैप द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। और जब हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, गोल्जी बॉडीज एंड माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। एंड राइबोसोम क्या था हमारा?
नाउ थोड़े इंडेक्स फ्रॉम वेयर डू न्यू सेल अराइज। जैसे कि सेल थ्योरी हमने पढ़ी, स्लेट S1 ने कहा था कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, प्री एग्जिस्टिंग। नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज सेल थ्योरी। तो स्लीडन and Swan. Name the organelle which a plant cell has but animal cell does not. तो बात organelle तो हो गया vacuole हो गया, फिर cell wall भी एक organelle हो गया जो कि सेल के बाहर प्रेजेंट होती है, and basically हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में वही सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, क्लोरोप्लास्ट। Give 2 points of difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell। तो prokaryotic cell में पहला पॉइंट हो गया कि well defined nucleus and organelle, well defined nucleus and organelle। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या हो गया बताओ? प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। तो प्रोकार्योटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एब्सेंट। थर्ड पॉइंट हो गया हमारा यूकार्योटिक में 80s एंड प्रोकार्योटिक में 70s ऑफ राइबोसोम्स हो गए एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ सेल। ओके, तो जैसा हमने पढ़ा कि जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली क्या क्या होते हैं। तो साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो फर्स्ट हम बात करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन को ऐसे डिफाइन किया गया है जिससे सेल की एक लिमिट होती है, एक बाउंड्री होती है जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ओके, दिया जाता है सेम थिंग, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। It is a living cell. It is a living membrane outermost in animal cells, but internal to cell होते हैं। तो वो एक मेम्ब्रेन है जो कि एनिमल सेल में आउटर मोस्ट होती है, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट होती है, लेकिन जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो इनर मोस्ट होती है, क्योंकि इनर मोस्ट कि यहाँ पर बाहर एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट सेल का। ओके, now the plasma membrane is made up of proteins, lipids and several models were proposed regarding the arrangement of proteins and lipids। okay, due to the special arrangement of protein and lipids plasma membrane बनी है। ओके, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन। ओके, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है हमारा जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन करता है, वो सिंगर एंड निकलसन ने दिया था 1972 में, और वो एक्सेप्ट भी हुआ है और अभी तक वही चल रहा है। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, these are the points regarding फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर एंड निकलसन ने दिए थे 1972 में। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर of phospholipid molecules into which a variety of globular proteins are embedded। वो एक लिपिड बाइलेयर है जिसमें globular proteins embedded है। ओके, globular proteins embedded है। Each phospholipid molecule has two ends, outer hydrophilic and inner outer hydrophilic and inner hydrophilic। जो कि phospholipid मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं,
यहाँ पर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है, फिर बाहर की साइड के होते हैं हाइड्रोफिलिक, एंड अंदर की साइड होते हैं सेल है बाहर से पूरा, और अंदर की साइड वाले होते हैं हाइड्रोफोबिक। ओके, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक आपको पता ही होगा। हाइड्रोफिलिक मींस अट्रैक्ट टू वाटर एंड हाइड्रोफोबिक मींस मूव अवे फ्रॉम वाटर। ओके, वाटर रिपेलिंग। The protein molecules are arranged in two ways, जो कि यहाँ पर glandular proteins present थे, globular, वो दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, जो कि है फर्स्ट peripheral proteins and second is integral proteins। तो peripheral proteins और extrinsic means outer side ज़्यादा होते हैं वो। These proteins are present on the outer and inner surface of paralipid layer, जो paralipid layer थी, और यहाँ पर बीच में तो ये हो गए हमारे पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि आउटर एंड इनर दोनों एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स, जो कि बीच में पेनिट्रेट किए हुए होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जिससे नाम दिया गया इंट्रिंसिक एंड इंटीग्रल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स। नाउ फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे कि वो आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल्स में, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है पूरे बायोलॉजी में, उसी का एक फंक्शन कॉमन होता है, जो कि है प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो लेट्स सी क्या होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनक्लोजेस द सेल कंटेंट, सेल के अंदर जो भी कंटेंट है उसे पकड़ के रखती है, एनक्लोज करके। इट प्रोवाइड द शेप टू सेल एंड कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स एंड बोन सेल्स। जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल में। एनिमल सेल्स में सेल मेंटेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हम प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन शेप मेंटेन करती है नहीं कह सकते, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से प्लांट में शेप मेंटेन करने वाली जो मेम्ब्रेन है उसे हम सेल वॉल कहेंगे, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन ही होती है। ओके, तो जो नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ओके, यहाँ पर बीच में, और यहाँ से फिर ऐसे तो ये हो गया हमारा नर्व सेल, जिसमें यहाँ पर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन अंदर प्रेजेंट होता है। ये शेप को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से बेटर जो उसका फंक्शन है कम्युनिकेशन वो हो सके। देन नेक्स्ट एग्जांपल दिया था आरबीसी का, तो उसका पाई करके ऐसा कुछ शेप होता है, पाई करके शेप। तो सेल मेम्ब्रेन की मेन रोल प्ले करते हैं उसके ऐसे स्ट्रक्चर में। ओके, इट अलाउज ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, बट नॉट ऑल सब्सटेंसेस। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। हमें क्या याद रखना है, सिलेक्टिवली परमिएबल। ओके, सिलेक्टिवली परमिएबल ऐसा क्यों कहेंगे, लेकिन क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में सिलेक्टिव सब्सटेंस ही अलाउ करती है। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट करके सेल के अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर जाने के लिए कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस ही ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। इसकी वजह से कहा गया है कि सिलेक्टिव परमिएबल है सेल मेम्ब्रेन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, मिनरल्स, आयंस एक्सेट्रा। तो
small amount can be transported across the plasma membrane by any one of the method. Okay, जो small compounds है, small molecules है, हो गया हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एक्सेट्रा। तो और सेल मेम्ब्रेन जो कि सिलेक्टिव परमिएबल है, तो इनपुट एंड एक्सपोर्ट नीचे दिए गए में से चार प्रोसेस होगी, तीन प्रोसेस से कोई मेथड यूज करके वो डिफ्यूजन कर सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब यह होता है कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ओके, मींस ये सेल है, ये उसकी सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हायर कंसंट्रेशन में बाहर पानी ज्यादा है और अंदर कम है और उससे नीड है पानी की, तो वो यहाँ से अपने और पानी खींचेगा, डिफ्यूज करेगा, जिसकी वजह से बाहर और अंदर दोनों का लेवल इक्वल हो जाए। ओके, नेक्स्ट molecular substance move from region of higher concentration to the region of lower gauge concentration. It does not require energy. Okay, तो ये ट्रांसपोर्टेशन में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल। ओके, ग्लूकोज बहुत इजीली डिफ्यूजन हो जाता है सेल में, क्योंकि वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल है और उसे ग्लूकोज की नीड रहती है और इस प्रोसेस में एनर्जी यूज नहीं होती। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस बेसिकली बात कर रहे हो तब एक टॉपिक माइंड में पिक्चर होनी चाहिए कि जब भी ऑस्मोसिस वर्ड आए हम सोचें किसके बारे में, फ्लूइड। ओके, ऑस्मोसिस फ्लूइड में होता है, जो भी वाटर मॉलिक्यूल या फिर कोई भी लिक्विड है उसमें ऑस्मोसिस कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. There is no expenditure of energy in the osmosis. This kind of movement along concentration gradient. Okay, diffusion और osmosis दोनों concentration gradient पे movement करते हैं, means concentration के base पर higher concentration to lower concentration। फर्क इतना है कि osmosis में fluid होता है, water होता है, और diffusion में तीनों होते हैं। Active transport, when direction of movement of certain molecule is opposite that of diffusion. Okay, अगर diffusion इस साइड हो रहा है, अगर ये सेल है और यहाँ से वाटर है, यहाँ पर वाटर है, इस साइड डिफ्यूज हो रहा है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, वो फ्लो इस साइड हो रहा है और डिफ्यूजन इस साइड हो रहा है। ओके, यहाँ से सेल है, उसकी यहाँ से वाटर है, यहाँ पर सारा वाटर है, उसका फ्लो इस साइड का है, लेकिन उसको नीड है इसमें वो डिफ्यूज इस साइड करना चाहता है, तो उस टाइप को कहेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। वो यहाँ से वाटर को खींचेगा अपनी ओर, जिसमें एनर्जी चाहिए होगी, एटीपी रिक्वायर्ड होगी, वो भी हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की फ्लो होगा, लेकिन फर्क इतना होगा कि वहाँ पर एटीपी की हेल्प से वो अपनी ओर खींचेगा और पानी की नीड खत्म होगा। When the direction of movement of certain molecule is opposite to that of diffusion, that's the region from lower concentration to higher concentration, it would require an active effort by the cell for which energy is needed. Okay, the energy is provided by ATP adenosine triphosphate. लिख लेना इसका फुल ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी थ्रू कैरियर और मॉलिक्यूल। ओके, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में खुद भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स खुद होंगे या फिर कोई कैरियर होगा, मींस वो दूसरे कंपाउंड के साथ मिक्स होगा, फिर वो कंपाउंड बॉडी के अंदर सेल के अंदर आएगा। और नेक्स्ट टॉपिक है, ये तो बात कर रहे थे हम छोटे मॉलिक्यूल्स की, अब बात करते हैं हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की। तो ड्यूरिंग बल्क ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा है या फिर छोटे छोटे बहुत ज़्यादा है, उसको सेल मेम्ब्रेन के अंदर
there are two types. सेल मेम्ब्रेन अपना शेप चेंज करती है और एक्सेप्ट करती है जो कि बल्क मॉलिक्यूल्स को आना है. फर्स्ट इज एंडोसाइटोसिस, मींस टेकिंग द सब्सटेंस इन, एंड एक्सोसाइटोसिस टेकिंग द सब्सटेंस आउट. हमने देखा है कि अमीबा, इन दोनों का फाइटोसाइटोसिस हुआ. इन दोनों में आपने अमीबा में देखा होगा. एक अमीबा मान लेते हैं. अमीबा का कोई शेप वेल डिफाइंड नहीं होता. ओके, तो अमीबा है, उसको यहाँ फूड दिखा, तो अमीबा उसके पास जाएगी, और अपने को ऐसे एक्सटेंड करेगी अपनी सेल मेम्ब्रेन को, अपनी बॉडी को. ओके, और ऐसे फूड को एनक्लोज करेगी. देन फूड को अपनी बॉडी में ले लेगी. तो ये इंटेक जो हुआ, ये इंटेक ऑफ फूड हुआ, उसे हम कहेंगे एंडोसाइटोसिस. और फिर जब उसने डाइजेस्ट कर लिया, एसिमिलेट कर लिया, उसके बाद वो फिर से ऐसा सूडोपोडिया निकालेगी. इसे हम सूडोपोडिया कहेंगे, जो कि एक्सटेंड कर रही है अपनी बॉडी को, और यहाँ से रिमूवल को एक्सक्रीशन कर देगी. तो ये रिमूव हुआ, उसे हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस. इसे हम एक्सोसाइटोसिस कहेंगे. तो बेसिकली अमीबा में ये देखा जाता है, इसकी हेल्प से मैंने एक्सप्लेन किया. लेकिन एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस कई सेल करते हैं फूड को गेन करने के लिए. ओके, अब एंडोसाइटोसिस जो के अंदर खींच रहे हैं फूड को, वो दो टाइप के हैं. फर्स्ट फेगोसाइटोसिस. अमीबा में फेगोसाइटोसिस होता है. फेगोसाइटोसिस इंटेक ऑफ सॉलिड पार्टिकल, जो कि सॉलिड फूड है वो. लेकिन पिनोसाइटोसिस की बात करें तो वो है इंटेक ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, फ्लूइड. ओके, मींस यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर लिक्विड. Now next is membrane folds out going around the particle form a cavity and thus engulf the particle. जैसे कि मैंने बताया, जो सूडोपोडिया फॉर्म होता है जो कि इसको एनक्लोज कर देता है, फिर अपनी बॉडी में ले लेता है. लेकिन जब पिनोसाइटोसिस होता है तब एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, बॉडी में, विच मेम्ब्रेन फोल्ड्स एंड बॉडी में एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जो कि लिक्विड को सक कर लेता है, अपने अंदर खींच लेता है. नाउ नेक्स्ट ऑर्गेनल इज सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होती है. इन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स द आउटर मोस्ट सेल कवर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और एक आउटर मेम्ब्रेन जिसे हम प्लांट सेल कहते हैं. बैक्टीरिया इसलिए कहा गया है कि कुछ बैक्टीरिया में देखी गई है सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली आर्की बैक्टीरिया. जो कि जाने जाते हैं क्योंकि वो एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं. इसकी वजह से कुछ बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. नाउ बैक्टीरिया सेल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन एक कंपाउंड है जो कि प्रोटीन प्लस ग्लूकोज है, उससे बनी होती है. तो हम उसे पढ़ेंगे. नाउ हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो उसमें सेल वॉल की स्ट्रक्चर आउटर मोस्ट नॉन लिविंग लेयर होती है, प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, secreted by cell itself. तो जो सेल वॉल होती है वो नॉन लिविंग होती है. ओके, नॉन लिविंग होती है एंड secreted by itself, वो खुद ही अपने कंपाउंड से सेल वॉल बना दिए. In most plants it is chiefly made up of cellulose, but many also contain other chemicals like pectin and lignin. Okay, in plants में mainly वो cellulose से बनी है. cellulose, तुम्हें पता है हम plants को पका के क्यों खाते हैं? हम ऐसे ही क्यों नहीं चबा सकते? क्योंकि उसमें cellulose present होता है, जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें कुक करना पड़ता है जिससे cellulose टूट जाए एंड हम इजीली डाइजेस्ट कर जाए.
अब हम बात करते हैं एल्के की। एल्के में होता है पॉलीसेचराइड की होती है, देन पेक्टिन, लिग्निन, बी कंपाउंड होते हैं जो कि सेल वॉल में कई ऑर्गेनिजम्स के प्रेजेंट होते हैं। ओके, द सब्सटेंस कंस्टिट्यूट द सेल वॉल इज नॉट सिंपली होमोजेनियस बट इज कंसिस्ट ऑफ फाइन थ्रेड फाइबर्स कॉल्ड माइक्रोफिब्रिल्स। ओके, तो माइक्रोफिब्रिल्स सभी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स छोटे छोटे प्रेजेंट वो एक दूसरे के साथ बाउंड होकर सेल वॉल को बनाते हैं। It may be thin, 1 micron means 1 micrometer, and transparent as in the cell of onion peel. In some cases very thick, and in the cells of wood. Okay, जो cell wall होती है वो thinnest cell wall होती है, जैसे पतली से पतली 10⁻⁻6 मीटर की होती है, जो कि onion peel में प्रेजेंट होती है, and in some cases वह बहुत थिक होती है, जैसे कि वुड की जो सेल वॉल होती है वो बहुत थिक होती है। नाउ द फंक्शन, द सेल वॉल प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट इनर पार्ट्स ऑफ द सेल। ओके, जो सेल वॉल होती है वो अंदर प्रेजेंट सभी डेलिकेट पार्ट्स, हम मान सकते हैं कि जो ऑर्गेनलीज है वो बहुत डेलिकेट है, इंपॉर्टेंट है, वो सभी पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। बीइंग रिजिड, वो एक स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रॉन्ग है, रिजिड है, ठोस है, इसकी वजह से वो सेल का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। As it is a rigid, it does not allow extension of cell, thus leading to turgidity or cell looseness. वो अपना स्ट्रक्चर लूज करने नहीं देती, जिसकी वजह से वो टर्जिड रहते हैं। ओके, It's freely allow the passage of water and other chemicals into and out of the cell. ओके, वो अलाउ करती है कि जो भी प्लांट की नीड हो या फिर उसे एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है सेल में से, वो ट्रांसपोर्टेशन हो सके। There are bricks in the primary wall. There are breaks in primary wall of adjacent cell through which the cytoplasm of one cell remains connected to other cell. Means जब हम बात करते हैं प्लांट सेल की, ऐसी होती है और यहाँ पर ऐसा कनेक्शन होता है, ऐसा यहाँ पर कनेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि कनेक्शन बिटवीन टू प्लांट सेल होते हैं, जिसकी वजह से वो अपना साइटोप्लाज्म शेयर करते हैं और जो भी नीड हो वो शेयर कर सकते हैं। थ्रू व्हिच द साइटोप्लाज्म ऑफ वन सेल रिमेन कनेक्टेड विद अदर साइटोप्लाज्म, कनेक्टेड रहते हैं। दिस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड मींस ब्रिज भी हम कह सकते हैं, ब्रिज जैसा है, व्हिच कनेक्ट्स टू सेल टू वन अनदर नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। Walls of two adjacent cells are formally joined with cementing material per middle lemma and calcium pectin। जो सेल वॉल होती है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम पेक्टिनेट। ओके, कैल्शियम पेक्टिनेट सीमेंटिंग मटेरियल जो कि उसे रिजिड फॉर्म बनाता है। नाउ व्हाट इज डिफ्यूजन? ओके, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज higher concentration to lower concentration transportation of solid, and osmosis is higher concentration to lower concentration transportation of liquid. What does active transportation mean? जब फ्लो ऑपोजिट साइड में हो, मींस लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हो, फिर भी वो अपने अंदर डिफ्यूज करता है, अपने अंदर प्रोडक्ट को खींचता है, अपने अंदर मॉलिक्यूल को खींचता है यूजिंग एन एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। You one point of difference between phagocytosis and pinocytosis। phagocytosis में सॉलिड होता है, इसका जो इनटेक एंड एंगल्फ हो रहा है मटेरियल वो सॉलिड होता है, लेकिन पिनोसाइटोसिस में लिक्विड होता है। phagocytosis में सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, पिनोसाइटोसिस में कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ओके, ओके, तो नाउ नेक्स्ट द फॉलोइंग हाइड्रोफिलिक एंड आउटर लेयर ऑफ लिक्विड। ओके, माइक्रोफिब्रिल्स को मैंने कहा था सेल वॉल्स पे, fluid mosaic, Nicholson and okay, hydrophilic and inner wall. Okay, give the two function of plant cell wall. Plant cell wall के दो function, to maintain structure, and second one is
transportation of various molecules, etc. तो साइटोप्लाज्म इज द सेल ऑर्गेन. ओके, तो साइटोप्लाज्म में और सेल ऑर्गेनल्स मींस साइटोप्लाज्म जिसमें सेल ऑर्गेन प्रेजेंट है